हाय साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अब हम एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस, ठीक है। वॉइस अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या एकेडमिक एग्जाम की बात करें, दोनों एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर देखेंगे, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे वहां पर वॉइस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जैसे अगर देखा जाए एसएससी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, यानी बैंक की बात करें चाहे वह आईबीपीएस हो सकता है, चाहे पीओ हो सकता है ना, या किसी क्लर्क का पोस्ट है, ठीक है। आईबीपीएस में या पीओ है, क्लर्क है, जो भी है वहां पर जो है देखेंगे इंग्लिश का पूछा जाता है। आप एसएसबी के देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, वहां पर भी वॉइस को पूछा जाता है। आप जो है रेलवे की कुछ एग्जाम्स हैं, इसमें भी जो है इंग्लिश पूछे जाता है। तो अनेक प्रकार के जो हमारे यानी कह सकते हो एक दिवसीय एग्जाम्स है, जो एक वनडे एग्जाम है, वहां पर वॉइस से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर हम एकेडमिक एग्जाम की बात करें, अगर हम एकेडमिक एग्जाम्स की बात करें, जैसे आप 9th क्लास देखिएगा, 10th देखेंगे, 11 देख रहे हैं या 12th कह सकते हो, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, यानी हर जगह देखेंगे आपको यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग वॉइस को पढ़ते हैं और वॉइस के जो टाइप्स है उसको पढ़ते हैं और एक एक करके सारे रूल को डिस्कस करते हैं। और जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वह एसएससी हो, बैंकिंग हो, एसएसबी का हो या किसी भी एग्जाम्स में जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकेडमिक एग्जाम को कुछ इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वॉइस चैप्टर को। अब आइए देखते हैं वॉइस जो होता है, इसका हिंदी अर्थ हो जाता है वॉच। वॉच, ठीक, वॉच हो जाता है। इसका जो हिंदी अर्थ वॉच होता है, यह ग्रामर के दृष्टिकोण से होता है। मतलब अगर कहा जाए ग्रामर में वॉइस का हिंदी क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, वॉच होता है। जनरली आपसे कोई पूछे वॉइस का हिंदी क्या होता है, तो आप बता सकते हो आवाज बता सकते हो, बोली बता सकते हो, इन सब चीजों को आप बता सकते हो, ठीक है। तो अगर पूछा जाए, अगर आपसे कोई कहे आखिर वॉइस होता क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं जो है यह क्रिया का वह रूपांतरण होता है जो बताता है कि वाक्य में कर्ता कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता होती है। कहने का मतलब है यह जो वॉइस होता है, यह क्या काम करता है, मतलब यह बताता है, यानी यह बताता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, या सेंटेंस में कह सकते हो इम्पर्सनल, यानी हम लोग जिसको बोलते हैं भाव, फीलिंग्स ना, फीलिंग्स, ये किसकी प्रधानता है, ठीक है। वॉइस का काम होता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा वॉइस का हिंदी क्या है, वॉच। कहां पर है, ग्रामर में। ये जब आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामर में हिंदी का अर्थ यानी वॉइस का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, वॉच बताएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आखिर वॉइस जो होता है यह क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो हम बताएंगे वॉइस के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फीलिंग्स की प्रधानता है, यानी भाव की प्रधानता है, किसकी प्रधानता वाक्य में है। तो यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे तीन भाव की बात किया जा रहा है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, फीलिंग्स की। तो इसका मतलब है वॉइस को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तीन हिस्सों में। जनरली हम लोग किताबों में पढ़ते होंगे दो हिस्से, नहीं, वॉइस को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कितने पार्ट्स पढ़ेंगे, थ्री पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से, यानी जब सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, या जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगा, या हम लोग कह सकते हैं जब भाव का नहीं भाव की प्रधानता होगी, ठीक है। हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे, लेकिन वॉइस में मेनली हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव, ठीक है। इम्पर्सनल जो वॉइस होता है उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके तीनों टाइप को पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, समझते हैं ऊपर से, ठीक है।
अब देखते हैं जो वॉइस होता है यह कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी क्या हो जाता है, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। और दूसरा क्या है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता है तो इसका हिंदी हो जाता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। एक हो जाता है, हम लोग कह सकते हैं इम्पर्सनल वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। इसका मतलब हो जाता है भाववाच्य, यानी इसका हिंदी क्या हो गया, भाववाच्य। यानी वॉइस को कितने पार्ट्स में लोगों ने डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी हो जाता है कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस का हिंदी हो जाता है कर्मवाच्य, और इम्पर्सनल वॉइस का हिंदी हो जाता है भाववाच्य। तो उम्मीद करते हैं आपको जो तीनों टाइप दिए गए हैं वह आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक टाइप, यानी जितने टाइप दिए गए हैं सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग क्या डालेंगे, एक्टिव वॉइस। यानी आपसे पूछे यानी कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो हमको पता है एक्टिव वॉइस क्या होता है, नहीं हम लोग कहते हैं कर्तवाच्य। नहीं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो इसमें जो है एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे क्रिया का संबंध जो है सीधे कर्ता से होता है। मतलब कहने का मतलब होता है जो क्रिया होती है, यानी क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से होता है, कर्ता से होता है। अर्थात अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता पाई जाती है, कर्ता की प्रधानता पाई जाती है। ठीक, कर्ता की प्रधानता पाई जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, करें, वाक्य में कर्ता की प्रधानता पाई जाती है, क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से होता है, इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इतना पहले लिख लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं। कर्ता की प्रधानता मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है जैसे एक वाक्य लिखा जाए, रोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य है। जैसे इसमें रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, पुस्तक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, पढ़ना क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। कहने का मतलब है यह जो सब्जेक्ट है, यानी जो सब्जेक्ट है यह काम कर रहा है, यानी जो हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट हिंदी क्या हो जाता है, कर्ता। कहने का मतलब है यह जो कर्ता है यही काम कर रहा है, यानी कर्ता हमारा जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है यही काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कर्ता की क्या है, प्रधानता है। कर्ता काम कर रहा है, इसका मतलब कर्ता की प्रधानता है। जब कर्ता की प्रधानता है तो वाक्य किसमें हो जाता है, एक्टिव वॉइस में। ठीक, अगर कर्ता की प्रधानता ना होती, कर्म की प्रधानता होती, तो वाक्य किसमें हो जाता, पैसिव वॉइस में। अगर ऐसा संभावना बन जाए न कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की प्रधानता हो, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, इम्पर्सनल वॉइस हो जाएगा, मतलब भाववाचक जो है वाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रोहन पुस्तक पढ़ता है, नहीं रोहन क्या कर रहा है, काम को कर रहा है। रोहन का काम क्या है, नहीं पुस्तक को पढ़ना। जब सब्जेक्ट हमारा सक्रिय है, यानी सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है, तो इसका मतलब वाक्य इसमें हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। इंग्लिश में अगर लिखना हो हम लोग लिख सकते हैं, रोहन रीड्स अ बुक। रोहन क्या कर रहा है, एक पुस्तक को पढ़ रहा है। तो रोहन काम कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी प्रधानता है। ठीक है, सब्जेक्ट की क्या है, प्रधानता है। ठीक है, तो और क्रिया का संबंध सीधे किससे है, कर्ता से, मतलब जो कर्ता है वही क्रिया को कर रहा है। ठीक है, जो करता है वही क्रिया को कर रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि वाक्य किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक ना, तो आइए ऐसे हम लोग पढ़ते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है फिर।
इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं पैसिव वॉइस पर। अब समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक ना। हेडिंग क्या डालेंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी क्या हो जाता है, कर्मवाच्य। तो ऊपर आप देख चुके हैं जो पैसिव वॉइस होता है उसका हिंदी क्या हो जाता है, कर्मवाच्य, ठीक ना। क्या हो जाता है, कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य। कहने का मतलब है इसमें किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी, ठीक ना। यानी इसमें आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ऐसे वाक्यों में क्रिया का प्रभाव या क्रिया का संबंध, वाक्यों में क्रिया का संबंध सीधे ऑब्जेक्ट से होता है, सीधे कर्म से होता है। अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है, कहने का मतलब है यानी इसमें क्या होगा, जो कर्म होगा उसकी प्रधानता होगी और क्रिया का प्रभाव जो है किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है, ठीक है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम के द्वारा, इंग्लिश में लिख लीजिए, यानी a book is written by राम, ठीक है। a book is written by राम, राम के द्वारा, अर्थ निकालिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम के द्वारा एक किताब लिखी गई है, ठीक है। यानी राम के द्वारा एक किताब लिखी जाती है। तो इसमें जो है काम कौन कर रहा है, राम। राम का क्या काम, क्या है, लिखना, ठीक है। राम के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें देख रहे होंगे जो क्रिया है वह किसके साथ संबंध है, क्रिया का संबंध किससे है, राम से है। संबंध होने का मतलब है राम काम कर रहा है। राम काम क्या कर रहा है, लिखने का। राम लिखने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है राम कहां पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, अ बुक है। तो यानी कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, राम के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। जब सब्जेक्ट स्वयं काम करे तो एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट पर काम हो तो पैसिव वॉइस, ठीक ना। यानी राम के द्वारा जो है काम किया जा रहा है और क्रिया का प्रभाव सीधा, यानी क्रिया का संबंध किससे है, राम से है। तो इससे पता चलता है कि वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में है। दूसरा तरीका है जिसे डिसाइड करने का, एक्टिव और पैसिव पता करने का सबसे सरल तरीका है, जब किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया गया होता है, अगर आपको सब्जेक्ट काम करते हुए दिखे तो समझ जाइएगा वाक्य किसमें है, एक्टिव वॉइस में। अगर आपको यह दिखे कि जो कर्म है, कर्म के द्वारा सब्जेक्ट पर यानी कार्य का प्रभाव पड़ रहा हो या सब्जेक्ट को करने वाला कर्म हो, तो समझ जाइएगा वाक्य किसमें हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। आइए दोनों साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा, ठीक ना। जैसे दो वाक्य लिखा जाता है, लिख रहे हैं, एक एक्टिव वॉइस का और उसी का पैसिव वॉइस। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम जो है एक पुस्तक पढ़ता है। तो राम क्या कर रहा है, राम रीड्स अ बुक, मतलब राम पुस्तक को पढ़ रहा है। मतलब कौन पुस्तक को पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तो राम पुस्तक को पढ़ रहा है, राम
पुस्तक को पढ़ रहा है, यानी राम जो है पुस्तक को पढ़ रहा है, यानी क्रिया का संबंध किससे है? राम से है। यानी क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जब क्रिया को राम कर रहा है, इसका मतलब वाक्य किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। कहने का मतलब जो क्रिया का संबंध किससे है? सीधा राम से है। और राम काम क्या कर रहा है? किताब को पढ़ने का। किताब को पढ़ने का मतलब सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका मतलब वाक्य किसमें है? एक्टिव वॉइस में। वाक्य किसमें है? एक्टिव वॉइस में। अगर इसी को हम लोग पैसिव वॉइस चेंज कर देते हैं पहले, अ बुक इज रीड बाई राम ना, करेक्ट। अ बुक इज रीड बाई राम। अब देखिए क्या हो गया, यानी एक पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। अब इसमें क्या हो गया, यानी जो राम है, राम के द्वारा क्या हो रहा है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। यानी राम जो है पुस्तक को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम कहां पर आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। जब राम ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है और क्रिया का संबंध ऑब्जेक्ट से है, तो समझ जाइएगा वह किसमें है? पैसिव वॉइस में है। कहने का मतलब है अब सब्जेक्ट जो हमारा बुक है उसको किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट के द्वारा। कहने का मतलब जब सब्जेक्ट स्वयं काम करे तो वाक्य एक्टिव वॉइस में, जब सब्जेक्ट पर काम हो तो वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो वॉइस होता है आखिर किस किस टेंस का बनता है, कौन कौन से टेंस हैं जिनके वॉइस बनते हैं, और कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जिनके वॉइस नहीं बनते हैं। देखिए जनरली हमको बताया जाता है, यानी टोटल कितने टेंस होते हैं? टोटल टेंस होते हैं 12 होते हैं। तो हमको बताया जाता है यानी जो 8 टेंस होते हैं इन्हीं का वॉइस हम लोग बनाते हैं। वो कौन कौन से 8 हैं हम बता रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 12 इन 4 है ना, इनका भी वॉइस बन जाता है। अगर बनाया जाए तो बन जाता है, और आगे हम बनाकर भी आपको चारों को दिखाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं कौन कौन से टेंस ऐसे हैं जिनके वॉइस बनते हैं और किनके नहीं बनते, और जिनके नहीं बनते तो उनको कैसे बनाया जा सकता है, उनको भी कैसे बनाया जा सकता है। हम क्यों कह रहे हैं नहीं बनते? अगर आप किताब उठाकर देखेंगे तो आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि जो बाकी बचे हुए 4 टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो कहा जाएगा इनका नहीं बनता, लेकिन आप देखेंगे इनका भी बनेगा। ठीक है, इनका भी बनाया जा सकता है। तो आइए एक एक समझते हैं कौन कौन से टेंस हैं जिनका बनेगा। ठीक है, देखिए टोटल हमारे पास टोटल कितने टेंस हैं? 12। टोटल कितने टेंस हैं? 12। आइए हम लोग पहले उनका नाम लिखते हैं जिनका हम लोग एक्टिव वॉइस बनाते हैं। जैसे हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और किसका बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बन जाएगा। और किसका बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बन जाएगा। और किसका? अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस जनरली बोला जाता है नहीं बनता, लेकिन उसका भी बनाया जा सकता है। हम आगे बनाएंगे, आपको दिखाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो आप इन 3 ही लिखिएगा, उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, और किसका बन जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट का बन जाता है। पास्ट इंडिफिनिट की बात करें, इसका भी बन जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस का बन जाता है। पास्ट परफेक्ट का बनेगा। और किसका बन जाएगा? और फ्यूचर कहेंगे, फ्यूचर जो होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट का बन जाता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जनरली बोला जाता है नहीं बनेगा,
फ्यूचर परफेक्ट का बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी बन जाएगा। और जो बाकी बचे हुए चार हैं, बाकी जो बचे चार हैं उनका भी बनता है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग रूल को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आप जानते होंगे कोई भी अगर सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, वर्ब लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिल जाता है। यानी कोई भी जो सेंटेंस होता है, आप ध्यान दिए होंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब मिलता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है। तो यह कब होता है, एक्टिव वॉइस में। यह कब होगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऐसा होता है। लेकिन जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो हमारा जो यही ऑब्जेक्ट होता है वह कहां चला आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। यानी ऑब्जेक्ट कहां चला आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। उसके बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिए मैं हर रूल को एक एक करके पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां थोड़ा समझेंगे तो मजा आ जाएगा फिर। यानी ऑब्जेक्ट जो है कहां पर आया, सब्जेक्ट के स्थान पर। उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिला, हेल्पिंग वर्ब। फिर यह जो वर्ब है, यही वर्ब यहां प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा रूप हो जाता है, थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। फिर आपको जो है कुछ प्रेपोजिशन मिलेंगे, यानी प्रेपोजिशंस आपको मिलेंगे। प्रीपोजिशन के रूप में आप देखेंगे, आपको मिलेगा बाई मिल सकता है, एट मिल सकता है, इन मिल सकता है ना, ऑफ मिल सकता है, ईटीसी करते रहे। मतलब कहने का मतलब है जनरली हम लोग बाई लिख देते हैं, लेकिन नहीं, बाई के अलावा बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद क्या आ जाता है, यही जो सब्जेक्ट होता है यह क्या बन जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी यह कहां पर आ जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। ठीक है, यह कहां पर आ जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। चूंकि अब यह जो ऑब्जेक्ट था यह सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वह किसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा, यानी जो यह ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, यानी जो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट सिर्फ हम समझने के लिए लिखे हैं कि आप जो है इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। देखिए लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर कैसे किया जा सकता है, फिर नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग सिर्फ समझने के लिए ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यह वास्तव में इसको अगर हम पूछा जाए, इसको हम लोग तब क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है सब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट नहीं बोलते, इसको हम लोग बोल देते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। फिर आप कहोगे कि आखिर तब आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि आप समझ सको। ठीक है, आप इसको सेम ऐसे जैसे बना है उसको बना लीजिएगा। तो हम लोग समझ आगे चलते हैं, एक एक टेंस पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे बार बार प्रोनाउन आता है, यानी किसी भी सेंटेंस को जब हम बना रहे होते हैं तो बार बार प्रोनाउन आता है, बोला जाता है सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखा जाएगा ना, ऐसे होता है। तो आइए हम समझते हैं पहले जितने प्रोनाउन होते हैं उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस लिख लेते हैं, क्योंकि भी सेंटेंस बनाएंगे ही सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, अगर यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। तो भी तो अगर ऑब्जेक्ट स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। तो हम सबसे पहले प्रोनाउन को ही समझ लेते हैं, आखिर जितने प्रोनाउन होते हैं उनका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आइए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। देखिए दो ही केस लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस।
रिफ्लेक्सिव केस यानी जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या पजेसिव प्रोनाउन है उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसका काम नहीं, यूज नहीं यहाँ पर ज्यादा। चलिए चार्ट बनाइए। यहां एक साइड आप लिखेंगे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ठीक, और यहां पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ठीक है। यानी एक साइड सब्जेक्टिव केस और एक साइड ऑब्जेक्टिव केस। आप बीच में एक लाइन से खींच लीजिए, ठीक है। अब जो है यहां पर लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, जैसे आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। ऐसे वी होता है, यू का यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे यू है प्रोनाउन, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, यू हो जाता है ना। ऐसे आओगे, ही है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया। हर है, सी, यानी सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर हो जाता है, ठीक। और आइए, इट है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा। दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाता है। इसको, इस चार्ट को लिख करके आप याद रखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का अस, यू का यू यानी यू का यू हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, इट का जो है इट, दे का क्या हो जाता है, देम ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। यह चार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अनेक प्रकार के सेंटेंस आएंगे, आपको देखने को मिलेगा उसमें यूज। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं इसका यूज कहां होगा। जैसे कहा जाए ही राइट्स अ लेटर। अब आपको कहा गया इसका आप पैसे बनाइए, तो आप जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको उठाकर लाओगे, क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटेन। देखिए कैसे बन रहा है आप ध्यान नहीं देंगे, हम लोग रूल बनाएंगे, रूल को जब बताएंगे तो आप उसको ध्यान देंगे। आप विश्वास मान चलिएगा, आपको आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, चाहे सेंटेंस बहुत बड़ा हो चाहे सेंटेंस बहुत छोटा हो, हर प्रकार के कंसेप्ट्स को आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या लिख देंगे, रिटेन बाई, अब ही है, अब यहां पर यह ही सब्जेक्ट के स्थान पर है, सब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा, यानी हिम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है, यानी जानना जरूरी हो जाता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको बेहतर लगी, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग यहीं से एक एक करके पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।